गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका दोबारा स्वागत है। आज हम आर्म फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर सीरीज का सेकंड एपिसोड, और इस एपिसोड में हम प्री रिटायरमेंट कंसर्न्स ऑफ फौजीज यानी कि फौजियों की सेवा निवृत्त पूर्व चिंताएं के बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं मिसेस अनुपमा भार्गव। Madam, good evening and welcome to Gunner Shot once again for this series. Good evening, General Shankar. It gives me great pleasure to be here. Oh, thanks a lot, Madam. The last episode which we had done, जो हमारा पहला एपिसोड था, राइट, जो मैं दोबारा दिखा देता हूँ सबको, that was on the need for retirement planning, राइट। ये एपिसोड जो है इसके बारे में मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। बहुत लोगों ने बोला है कि ये जरूरत है हमारा जवानों को और लिए ऑफिसर्स के लिए, और बहुत लोगों ने बोला कि आपने बहुत अच्छा बात किया है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू यू एंड आई मस्ट कन्वे इट टू यू, राइट। Oh, thank you. Thank you so much. राइट। आई मीन द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आई व्हाट आई वांट टू टेल ऑल व्यूअर्स, सब जो भी देख रहे हैं, कि कृपया ये जो वीडियो को आपके दोस्त जो फौजी हैं या फौजी थे, राइट, सेवा में है या सेवानिवृत्त है, उनके फैमिलीज, वीर नारियों को, अग्निवीर को, जो भी फौज के साथ संबंधित हैं, और उनके फैमिलीज, वो भी उनको भी जानना जरूरी है। ये कृपया भेजिए और उनको बोल दीजिए कि गनर शॉट के अंदर सब्सक्राइब करेंगे और वो बेल बटन दबाएंगे, ताकि अगला जो भी हमारा जो वीडियो होगा उसका इंटीमेशन अपने आप मिल जाएगा, राइट। और ये भी मेरा ओपन वेलकम है सबके लिए, किसी के लिए, whoever wants to talk about welfare of armed forces personnel, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या पेंशन रिलेटेड हो या अदर बेनिफिट्स क्यों ना हो या गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्यों ना हो, राइट, उसके बारे में अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज है तो कृपया आके आप बात कीजिए हमारे साथ। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, अगला हफ्ता जो है हम कर्नल वेम्बू शंकर के साथ बात करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, कर्नल वेम्बू शंकर वो शौर्य चक्र अवार्डी हैं, और वो एक प्रोजेक्ट संबंध चला रहे हैं। व्हाट इज प्रोजेक्ट संबंध? प्रोजेक्ट संबंध इज ऑल अबाउट हेल्पिंग नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटीज, नॉट बैटल कैजुअलिटीज, राइट। और ये जो फिजिकल कैजुअलिटीज के बारे में हमारा फोकस ज्यादा नहीं है, इन्होंने किया है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। पर आज वापस आज का सब्जेक्ट पे आएंगे। वो सब्जेक्ट क्या था? वो सब्जेक्ट है प्री रिटायरमेंट कंसर्न्स ऑफ फौजीज, यानी कि फौजियों का रिटायरमेंट से पहले इनके क्या इश्यूज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मिसेस भार्गव, कृपया आप शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच जनरल शंकर। मैं सभी से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन, जो भी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ज़्यादातर टॉपिक्स पे मैंने और जनरल शंकर ने काफ़ी सोच समझ के प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं फौजियों को, उन्हीं को चुना है। सो ये आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा एंड आई एम श्योर बहुत सारी वैल्यू भी ऐड होगी। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि हम ये बात कर रहे हैं कि फौजियों की क्या कंसर्न्स होते हैं, और उनको एक क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था जनरल शंकर ने कि उनको कब सोचना चाहिए रिटायरमेंट के बारे में। मेरे विचार से रिटायरमेंट के बारे में, जनरल शंकर टेल मी अगर आप भी एग्री करते हैं, जैसे ही एक फौजी फौज में आता है उसको इसके बारे में ज़रूर एक पीछे अपने दिमाग के थॉट में ज़रूर रखना चाहिए कि एक ना एक दिन वो रिटायर होएगा। जो चीज़ अलग सिविलियन से है वो ये है कि वो लोग थोड़ा जल्दी रिटायर हो जाते हैं। सो तैयारी पहले दिन से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि या थोड़ा ये जो आपने बोला, बहुत अहम चीज बोला है कि फौजी अभी सेवा कर सकता है पर एक दिन रिटायर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात जो आपने अहम बोला वो है ये कि फौजी जो है वो सिविलियन के बनस्पत जल्दी रिटायर हो जाता है।
और हमारे जवान तो और भी जल्दी रिटायर हो जाते हैं, राइट? तो और वो उस वक़्त रिटायर होते हैं जब उनको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़ता है लाइफ के अंदर। तो इसीलिए ये जो रिटायरमेंट का सिलसिला इनफैक्ट मेरे हिसाब से जिस दिन आपने सेवा शुरू किया है, सर्विस शुरू किया, उसी दिन से रिटायरमेंट का सोच भी आना चाहिए। पर आगे आप विस्तार में बताइए, आप ओवर टू यू। तो पेंशन ज़रूर मिलता है हम लोगों को और आप लोग पेंशन एक काफ़ी अच्छा हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान भी है। लेकिन बात ये भी है कि आप क्योंकि जल्दी रिटायर हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ स्पैन को देखते हुए आपके रिटायर्ड साल आपकी सर्विस के साल से के बराबर या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे को एक बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए होगा जब रिटायरमेंट आएगा। तो उसके लिए शुरुआत पहले दिन से जब आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक कंपाउंडिंग पावर का फायदा मिलता है। आपका पैसे के ऊपर आपको कंपाउंड होने से एक ग्रोथ बहुत अच्छी होती है जो कि मैंने पिछले वाले एपिसोड में भी बताया था। सो पहली चीज जल्दी स्टार्ट करें। दूसरी चीज एक डिसिप्लिन्ड मैनर में करना है। अगर आप अमाउंट मैटर नहीं करता, थोड़ा छोटा चाहे बड़ा, छोटे छोटे कदमों से पहला कदम लेके छोटे छोटे कदमों से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये हमें सिखाया गया था और यही फाइनेंस में भी लागू होता है। सो छोटा छोटे कदम लें, डिसिप्लिन रहें। दूसरी चीज है डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ केवल लैंड में या केवल में या केवल शेयर मार्केट में, तीनों से में से एक ही जगह में नहीं रखना है। हर एक चीज का फायदा होता है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। आपको पता होगा कि अगर आप डीएसओपी में ऑफिसर लोग अगर 5 लाख से ज्यादा डालेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है। तो इसलिए और भी जरूरी है कि आप उसको डाइवर्सिफाई करें। कई हमारे भाई लोग सिर्फ लैंड में इन्वेस्ट करते हैं गाँव में, उससे भी सिर्फ उसमें ना करके फंड में भी डालें। और यही तैयारी यहाँ से शुरू कर दें आपके आने वाले गोल्स के लिए, जैसे कि शादी होने वाली है, घर खरीदेंगे, तो तैयारी छोटे कदमों से पहले दिन से ही शुरू हो जानी चाहिए। राइट, आपने एक दो चीज अहम बताया इसमें जो मैं एम्पलीफाई करना चाहता हूँ। पहला चीज है कि कदम छोटा होना चाहिए, जितना जल्दी शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और और दूसरी बात है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लॉजिक लेंगे तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे और वो निवेश रखेंगे एंड तक, आपको काफी फायदा होगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं ग्रेट। रिटायर हो रहा था, मेरा डीएसओपी फंड के अंदर जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था उससे ज्यादा मेरे को ब्याज मिल रहा था, राइट? और ये ब्याज उस वक्त के ब्याज है जब मैंने शुरुआत में हमारा कंट्रीब्यूशन कम होता था, पर क्योंकि वो लगातार रहा हाँ, और हाँ। उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज मिलता गया, ब्याज ज्यादा और असल कम हो गया टुवर्ड्स एंड। और मैं यही चाहता हूं सबके लिए, ये ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग छोड़ो मत। वो जैसे इन्होंने पहले एक बार मेरे को बताया है, ये एक जादू का छड़ी है और ये जादू का छड़ी को इस्तेमाल करना है, राइट? मैडम, इसमें मेरा एक सवाल है कि हाँ। यू नो रिटायरमेंट से 5 से 8 साल पहले क्या क्या इश्यूज हैं एक फौजी के लिए, सोच विचार के लिए, ओके। फॉर रिटायरमेंट क्या सोचना चाहिए, वो बताइए पहले, उसके बाद हाँ। हम आगे स्टेजेस में आएंगे। हाँ जी। सो वेरी गुड क्वेश्चन जनरल शंकर। मैंने ये तो बता दिया कि शुरुआत तो पहले दिन से होनी है, पहला छोटा कदम। लेकिन उस समय ज़्यादातर लोग की रिक्वायरमेंट जो है सेम होती है। शुरू में आपका सभी कुछ सेम है, सभी लोग जब शुरू में आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हर जना अलग होता जाता है। तो जब आपके 8 से 10 साल या 12 साल रह जाते हैं रिटायरमेंट के, तो एक ऐसा वक़्त है, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप शायद एक घर खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन अच्छी बात ये है कि आपकी इनकम भी डीए की वजह से बढ़ रही है। सो इनकम बढ़ रही है लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है कि हर जना अलग है, मैं ये बोलना चाहूँगी। आपके घर में शायद 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं, किसी के घर में डबल इनकम नहीं तो सिंगल इनकम हो सकती है, किसी के पास ऑलरेडी घर होगा तो किसी के पास नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिटायरमेंट के बाद आप कहाँ पे सेटल होने वाले हैं।
तो इसलिए सबसे पहले समझें कि आप आपके साथी से अलग हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज़ ये है कि ये एक वक़्त है जब आपको अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा निकालना पड़ रहा है, तो अपने फंड से निकालने की जगह, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात आपने भी करी, अगर वो निकाले ना, तो बेटर रहेगा कि वो एक एजुकेशन लोन को देख लें। ऐसे ही घर लेने के लिए भी होम लोन देख लें, तो उससे उनको टैक्स भी बचत होएगी और उनकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी नहीं रुकेगी। अभी तक, इस समय तक अगर आपने कभी अपने एसेट्स को, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपने जो भी आपके पास है उसको डाइवर्सिफाई नहीं करा है, तो ये एक सही वक्त होगा कि आप इक्विटी की तरफ थोड़ा पैसा डालें ज़रूर, अगर अभी तक नहीं डाला, लेकिन उसको बैलेंस करके डालें। आखिरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, जो बहुत ज़रूरी है, जो हम कई बार जनरल शंकर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है हेल्थ। हमें इस समय ये सोचना होगा मिडल एज आते-आते कि जब हम रिटायर होते हैं, तो ईसीएचएस तो रहेगा, लेकिन एक आध मेडिकल इंश्योरेंस को अगर हम अभी से ले लेंगे, तो हमारा प्रीमियम भी सस्ता पड़ेगा और एक तरीके से हमारे पास ज़्यादा कन्वीनिएंट फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। सो इन सब चीज़ों को इस वक़्त ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। राइट, आपने बहुत सही फरमाया है। मैं रीइंफोर्स करना चाहता हूँ 2-3 चीज़ों को। ये हाँ। टाइम जो है ना 5 से 10 साल रिटायरमेंट से पहले, वो समय है जब हम सबको क्लियर हो जाता है हम कहाँ जाके बसेंगे आकर रिटायरमेंट के बाद, क्या करेंगे? हुँ, हमारा फैमिली का क्या हालत होगा? हमारा रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे? हुँ, हमारे माता-पिता के प्रति क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? हमारा बच्चों को कैसे सेटल करना? ये एक आकार आ जाता है और ये आकार जो है बदलते हुए इट विल गो टुवर्ड्स रिटायरमेंट और ये हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये टाइम वो है जब आप कंसोलिडेट कर सकते हो। ये मेरे ख्याल में कंसोलिडेशन फेज है क्योंकि इससे पहले जब आप बच्चे थे पैसा था आप जो आपने माँ बाप ने बोला वहीं चले गए आपके घर चले गए और शादी हो रहा है खर्च कर रहे हो वगैरह ऐश कर रहे हो करना चाहिए ये हुँ, ऐसी बात नहीं है पर हुँ, ये है एज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन करेक्ट। और जो इन्होंने बताया है इस टाइम में आपको क्लियर होना चाहिए आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से आपको निपटना है आगे का प्रॉब्लम्स ओके हुँ, तो हुँ, ये हुआ 5-6 साल पहले या 8-9 साल पहले कुछ लोग 8-9 साल पहले शुरू कर जाते हैं कुछ लोग 5-6 साल पहले पर इस पीरियड में ये कंसोलिडेशन करना हुँ, जरूरी है हाँ। कंसोलिडेशन के बारे में कुछ और बताना है तो बताइए नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे सो कंसोलिडेशन तो मेरे ख्याल से जनरल शंकर अभी शुरू हो जाना चाहिए और जब तक रिटायरमेंट तक आते-आते आपको ज़रूर इस वाली बात पे ध्यान देना चाहिए। अब कंसोलिडेशन के 2-3 पहलू हैं। पहली चीज़ ये है कि मैंने खुद देखा है पर्सनली और आप आई एम श्योर आप लोग सबके साथ ऐसा होता होगा। जब हम अलग-अलग जगह पे पोस्टेड रहे, तो हमने कहीं पे कोई बैंक अकाउंट खोल लिया, कहीं पे कोई इंश्योरेंस ले ली, कहीं कोई लैंड ले लिया। तो ये एक वक़्त ऐसा है जब आपको एक स्टॉक लेना है अपनी चीज़ों का और देखें कि जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है, उसको बंद करें या उसको हटाएँ। दूसरा, अभी आजकल नॉमिनेशन पर बहुत बड़ा एम्फेसिस है। हमको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे एसेट्स जो भी हमने किया है, वो सही जने को जाएँ। तो नॉमिनेशन है कि नहीं है, पुराने टाइम में नहीं होता था मैंडेटरी। ईमेल्स भी नहीं मैंडेटरी होते थे, मोबाइल नंबर चेंज हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ों को आप पहले कलेक्ट करें और उसको ठीक करें। तो ये कंसोलिडेशन आप फ़ौज में रहते-रहते करेंगे। दूसरी चीज़ या है ये बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने बताया कि नॉमिनेशन आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए हुँ, वो उस इलाके में जहां आप रिटायर कर रहे हो आपका हुँ, आधार कार्ड यहां तक मैं बताऊंगा आधार कार्ड भी हाँ, वहीं से लो यानी कि उसको चेंज कीजिए ताकि आपका एड्रेस वगैरह उस हुँ, इलाके से हो राइट कई स्टेट तो ये दे वांट एन आधार कार्ड विद लोकल हुँ, लैंग्वेज फॉर हुँ, हुँ, लोकल थिंग ठीक है ना तो फॉर लोकल सर्विसेज तो हुँ, हुँ, इसीलिए वो ये जो चीजें हैं ये कंसोलिडेशन फेज में आते हैं हुँ। राइट डॉक्यूमेंटेशन मैंने इज वेरी खुद इंपॉर्टेंट मैंने खुद डॉक्यूमेंटेशन ये इज वेरी नोटिस किया इंपॉर्टेंट ओह या सॉरी बोलिए, बोलिए। बोलिए हाँ, नो नो बोलिए 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 आप बोलिए हाँ, मैंने खुद ये नोटिस किया पर्सनली जब मेरे हस्बैंड रिटायर हुए, तो हमने सोचा तो था हम कहीं और सेटल होंगे, लेकिन फाइनली जाके कहीं और सेटल हो गए।
तो आधार कार्ड कहीं का था, पैन कार्ड कहीं का एड्रेस दिख रहा था, पासपोर्ट में कुछ और था, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ और था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, नहीं तो आप एक नॉर्मल चीज़ भी घर को रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाएँगे। आपके बाद आपके बच्चों को परेशानी होएगी, तो एड्रेस-वैड्रेस तो भई ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए, अपडेट कर लेना चाहिए। या इन्वेस्टमेंट में भी परेशानी होती है ऐसे में। करेक्ट, राइट, हुँ, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। नॉमिनेशन, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब फिक्स पहले से जितना जल्दी हो सके उतना कर कर लेना दीजिए। चाहिए। या हुँ, हुँ। या एनीथिंग एल्स यू इस फेज में आप जो आप बताना चाहते हैं तो? इस स्टेज में एक और चीज़ होती है कि अगर आपने कोई लोन वगैरह लिए हैं या नहीं लिए हैं, तो भी मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले लोन ले लेना चाहिए। तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि कितना लोन लें, क्या तरीके से उसको चलाना है, कितनी ईएमआई भरें। कई बार मैंने देखा है लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। आपके मनी को सिर्फ़ आप ही समझ सकते हैं। उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। राइट, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लोन के बारे में। अमूमन सब सोचते हैं कि भाई लोन ले लो, और मैंने काफी लोगों को देखा लोन लेने के बाद उसको चुका नहीं पाते हैं और ब्याज के ऊपर ब्याज हुँ, चढ़ता जाता है। और हुँ। खास करके क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है। क्रेडिट कार्ड आपको पैसा मिल जाता है, पर अगर उस क्रेडिट कार्ड को आप वापस पैसा भर नहीं सकते हो हर महीना, तो उसका ब्याज का रेट जो है ना बहुत हाई होता है। हुँ, और नेगेटिव फिर कंपाउंडिंग। दोबारा, हाँ, वो नेगेटिव नेगेटिव कंपाउंडिंग हो नेगेटिव जाता है। कंपाउंडिंग है वो। कंपाउंडिंग हो जाता है और बहुत महंगा पड़ता है। और हाँ, लास्ट में एक मैं खुद पर्सनल बात बताना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, ज़रूर। आपका मेंटल हेल्थ के लिए लोन मत लीजिए अगर हो सकता है तो। मैंने आज तक जिंदगी से पहले दिन से लेकर आज तक मैंने एक नया पैसा का लोन किसी से नहीं लिया, किसी का उधार नहीं रहा। उससे क्या है, मेरे को बड़ा मन की शांति है। जो आया उससे खर्च किया, जो आया उससे खाया और खुश रहे। जो नहीं है उसके पीछे नहीं पड़े। अगर एक फ्रिज आज लोन से खरीदना है, अगर आप कल बिना लोन के खरीद सकते हो कल ले लीजिए, क्योंकि 2 दिन आपको गर्म पानी या बिना बर्फ के आप रह सकते हो। तो ये सब चीजें हैं, ये कंसोलिडेशन फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हुँ, राइट। ये तो एक कंसोलिडेशन चीज़ फेज हो गया। हाँ, एक चीज़ मैं राइट, लोन के या बारे में ऐड करूँगी। जो आपने बोला एकदम सही है, मन की शांति। तो इसीलिए लोन जो है सोच समझ के, ये ऐसे छोटी-छोटी व्हाइट गुड्स लेने के लिए पर्सनल लोन एकदम ना लें। क्रेडिट कार्ड लोन से भी दूर रहें। लेकिन साथ में एक चीज़ को और मैं ऐड करूँगी कि ये रिमेंबर कि प्रेज़ेंट वैल्यू पैसे की हमेशा फ्यूचर की वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो कुछ लोन ऐसे होते हैं जो आपको लेने ही पड़ेंगे। घर खरीदना है तो उतना पैसा आप अपनी सेविंग को लगाने की जगह आप प्लीज़ लोन लें। सो ये सोच समझ के या देखना है वो कि कौन-सा लोन लें और कौन-सा ना लें। या ये भी बात है कि हुँ, लोन जो आपका लॉन्ग टर्म यूज होता है, बच्चों का पढ़ाई के लिए यूज होता है, या हुँ, घर खरीदने के लिए है, वो लोन जरूर लें, ज़रूर। क्योंकि उसमें टैक्स का फायदा भी है, आपको भी फायदा है, एप्रिसिएशन का ट्रू, फायदा है, या बच्चों का भविष्य का फायदा है, उसमें लीजिए। पर येस, छोटे मोटे खुश रहने के लिए, छोटे दिन के लिए खुश रहने के एकदम। लिए लोन मत लीजिए। हाँ, राइट, तो आई अभी, एग्री। राइट, ओके, ये सब प्री रिटायरमेंट की बात ही हो रही है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रोजमर्रा का जिंदगी का मॉरल लेक्चर दे रहा हूँ। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर प्री रिटायरमेंट प्लानिंग। या ओके, हुँ, व्हाट इज द प्लानिंग वन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, एंड ये प्रॉब्लम्स 1 साल 2 साल पहले रिटायरमेंट के क्या हुँ, होते हैं, और उसको किस तरीके से अप्रोच करना है वो बताइए जरा। हुँ। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि फ़ाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम काफ़ी इग्नोर करते हैं। फ़ाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, निवेश करना नहीं होता है। फ़ाइनेंशियल प्लानिंग एक आपकी पूरी ज़िंदगी का एक रोड मैप बना के दे देता है कि कहाँ पे आपको क्या करना है। तो अगर आप उस उम्र में हैं जब आपके पास पूरा लाइफ़ अभी वर्किंग लाइफ़ है, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए पूरे तरीके से। लेकिन अगर आप इस समय आप ऑलरेडी रिटायर होने वाले हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब जो बीत गया सो बीत गया, आगे क्या करना है? सो जेनू शंकर ने बहुत अच्छा स्टेजेज़ में बाँटा हुआ है। तो मैं बोलूँगी रिटायरमेंट एकदम सामने है। अगर आपने कंसोलिडेशन कर लिया है, तो ठीक है, नहीं तो उसको पहले करें। आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? क्या आप दूसरा जॉब करेंगे? क्या आपको कैश फ्लो की ज़रूरत है? क्या आपको दूसरा घर खरीदना है? क्या आपके बच्चे
इस समय हायर एजुकेशन या शादी के लायक हो चुके हैं, तो पहले आप अपनी ज़रूरतों को ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करें। बैठ के एक पेपर पेंसिल में लिखें, क्या चाहिए? सेकंड है, अगर आपने इस समय तक कुछ स्किल डेवलपमेंट या स्किल एडिशन नहीं किया है, तो ज़रूर सोचें कि आपने आगे जाके क्या करना है। आफ्टर ऑल आप 45 की उम्र या 55 की उम्र में या 60 की उम्र में रिटायर होते हैं, तो वो बहुत कम उम्र है और आपके पास पूरा कैरियर आगे ज़िंदगी है और जो एक्सपीरियंस आपको आर्मी ने दिया है, वो एक्सपीरियंस जो है आपके बहुत काम आएगा। सो डीजीआर के कोर्सेज़ करके और अपने कैश फ्लो को बढ़ाने की कोशिश करें। इफ एक चांस ये भी है कि अगर आपको काम नहीं करना है पैसे के लिए, तो आपके पैसे को काम पे लगाएँ। जो भी आपको कॉर्पस मिलेगा, उसको बहुत सोच समझ के अभी से सोचना शुरू करें कि आप उसको कहाँ लगाएँगे। जिससे कि आगे चल के आप अपने पैशन को फ़ॉलो करें और सिर्फ़ पैसे के लिए काम ना करें। या ये आपने बहुत सही बताया है। मेक मनी वर्क फॉर यू। If you don't यस, want to work for money, make money work for you. Right? That's very important. वेरी And ट्रू। this last 1 year, आखिरी 1 साल या 1.5 2 साल नौकरी के एक अनिश्चितता का काल है, क्योंकि एक फौजी को ये नहीं पता है कि आगे क्या है। हुँ, हुँ। अभी तक वो फौज में है, अभी सडनली ऑल ऑफ अ सडन वो फौज छोड़ के कहीं और जा रहा है। और ये हुँ, यू शुड बी रेडी फॉर टू फेस अनसर्टनिटी, अनिश्चितता कि आगे क्या होगा। उसको हुँ, उस वो जो पर्दा है अनसर्टेनिटी का, वो उठाना चाहिए। और वो कैसे उठेगा? जैसे इन्होंने बोला, करियर, सेकंड करियर प्लान कीजिए। सेकंड करियर, अल्टरनेट करियर बोलिए, या सम अल्टरनेट हॉबी बोलिए, सम एवोकेशन बोलिए। कुछ तो करोगे आप घर जाके, हुँ, हुँ, और कुछ नहीं तो आपके खेत में काम करोगे, या आपके भैंस को देखभाल करोगे। जो भी करना है आप प्लान कीजिए कि भाई 2 साल के बाद या 1 साल के बाद मैं जब घर जाऊंगा, मैं तकरीबन ये करना चाहता हूँ, और उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। हुँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बड़ा क्लियर है कि 1 साल जब रिटायरमेंट के बाद आप ये करोगे, तो बड़ा क्लियर हो जाता है। आपका पैसा वगैरह 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 सब कुछ अपने आप सेटल हो जाता है। राइट? और ये 1 साल लास्ट में देखिए, जितने जो अपने पीबीओआर है, राइट, जो एनसीओ जेसीओ वगैरह हैं, वो तो 45 40 45 में निकल रहे होते हैं। उनके लिए तो पूरा जिंदगी पड़ा है, हुँ, और पूरा जिंदगी पड़ा है। और ये देखना शुरू कीजिए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने स्टेट में, हमारा स्टेट के अंदर कौन से नौकरी है जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट में, हर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट में एक कोटा होता है एक सर्विसमैन का। और मेरा तजुर्बा ये है, और वो कोटा कभी फिल ही नहीं होता, वो खाली जाता है। उसके लिए तैयारी कीजिए, उसके लिए देखिए, क्योंकि फौज ने आपको कुछ न कुछ सिखा दिया है ऑलरेडी। यकीनन सिखा दिया है कि उस कोई भी नौकरी, कोई एक नौकरी आप स्टेट गवर्नमेंट में ले सकते हो। सिर्फ देखने वाली बात है। आपका पूरा क्वालिफिकेशन है, आपको दोबारा, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स में आपको सिर्फ एग्जाम्स जो है ना, वो लैंग्वेज एग्जाम्स देना पड़ता है, और 2 4 एग्जाम्स देना पड़ता है, बाकी सब माफ है। आप जिसमें क्वालिफाइड हो, आप जरूर अप्लाई कीजिए। उसके अलावा आप ये भी सोचिए कि क्या मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहता हूँ। आप एक तो डीएससी में तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, उसके अलावा आप सीआरपीएफ में जा सकते हो, असम राइफल्स में भी जा सकते हो। तो वो भी, या पुलिस में जा सकते हो, आपके स्टेट पुलिस फोर्सेस में भी एक सर्विसमैन का कोटा है। तो इसमें शुरू कीजिए। ये क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं सेकंड करियर के लिए, आप इसके बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। ऑफिसर्स के लिए ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं री एम्प्लॉयमेंट लेना है कि नहीं। और मेरा राय ये होगा, अगर आपके पास और कोई काम नहीं है बाहर, तो री एम्प्लॉयमेंट को छोड़ो मत, क्योंकि री एम्प्लॉयमेंट टेक्स यू टिल 58 years। ठीक है ना? तो और 58 साल में जब आप रिटायर होते हो, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी हद तक निकल जाता है। तो मेरा फर्स्ट ये है कि 1 2 साल पहले पोस्ट रिटायरमेंट करियर के बारे में सोचिए। राइट? ये मुश्किल काम है, क्योंकि खास करके अगर आप एक सीनियर रैंक में हो, या एक सीनियर पद में हो, जहां आपके ऊपर बोझ है काम का, तो वो काम छोड़ के आपके खुद के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरा तजुर्बा है।
Yeah. राइट? ओके। दूसरी बात है कि आपका फाइनेंसेस, कैश फ्लो, इन्होंने बोला आपके रकम होना चाहिए हाथ में कि आप उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि इमिडिएटली ऑन रिटायरमेंट काफी खर्च हो जाते हैं। रीसेटलमेंट इज अ बिग इशू, उसका थोड़ा प्लान कीजिए। अच्छा होगा कि रीसेटलमेंट अगर आप 6 महीने या 1 साल पहले धीरे धीरे शुरू कर दो, अगर आप पक्का ये यकीन करते हो कि मैं यहाँ जाके सेटल होता हूँ। अगर नहीं है तो अगर आपको सेकंड करियर चाहिए तो जहां आपने नौकरी करना है वहां तो जाना ही है, तो ये स्थगित हो सकता है। पर कैश फ्लो, सेकंड करियर, अगेन यही टाइम है। आपके बच्चे भी कभी कभी आपको चाहते होंगे क्योंकि आप रिटायर हो रहे हो। वो हो सकता है पढ़ पढ़ के अच्छे स्तर पे, औहदे पे आ गए। वो चाह भी रहे होंगे कि भाई आप हमारे साथ आके रहो। ये सब आपको देखना है और ये सोचना है 1-1.5 साल पहले। और कुछ पॉइंट हैं तो बताइए इसी के बारे में। आई एम श्योर देयर आर। देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपने काफ़ी कुछ कवर किया है। इसके अलावा कुछ जब आप एकदम रिटायर होने का वक़्त आ जाता है, तो कई लोग, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है, लोग आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास लोन है, उसको पे ऑफ कर दें कि रख लें। वही होम लोन की बात कर रही हूँ मैं, या एजुकेशन लोन है। कई लोग ये पूछते हैं कि हमें पैसिव इनकम चाहिए, हमें पैसा मिलता रहे हमारी कॉर्पस में से, हर महीना कुछ-कुछ आता रहे। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं उस समय। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कम्यूटेशन करें कि ना करें। तो ये सारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं जो आपको काफ़ी सोच समझ के लेने चाहिए, सिर्फ़ दूसरों की बातें सुनकर नहीं, ये मेरी एडवाइस रहेगी। आप, हर जना यूनिक है, हर जना स्पेशल है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके जो भी प्रश्न हैं, उनको आपको सोच समझ के उत्तर देखने चाहिए, और फिर आपकी ज़िंदगी भर की काड़ी कमाई है, उसको ठीक से निवेश करना चाहिए। या ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप रिटायर होगे सिर्फ आपको पेंशन मिलेगा और जो दूसरा नौकरी मिलेगा उसका तनख्वाह मिलेगा, हुँ, या जो भी अगर नहीं कर रहे होगे तो सिर्फ पेंशन और आपके ब्याज के ऊपर रहोगे। ये भी दूसरी बात ये है कि अमूमन फौज में हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, क्योंकि हम नो या हम सीआई ड्यूटीज में हैं, या एल्टीट्यूड में हैं, या फील्ड में हैं, या चक्कर काटते रहते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमें ज्यादा तजुर्बा भी नहीं होता और हुँ, जानकारी भी नहीं होती है। और मेरे ख्याल में ये लास्ट 2 इयर्स, 1-2 इयर्स, ये टाइम है आप अपना एक कोई जो आपके जो आप चुनिए उसको। आपके घर में हो सकता है, घर के पास हो सकता है, या जहां आप नौकरी कर रहे हो वहां हो सकता है। एक फाइनेंशियल प्लानर को पकड़ लीजिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जैसे मिसेस भार्गव है, ऐसे एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए। राइट? उसकी जिसके ऊपर आपको भरोसा है, ताकि उससे आप प्लान लीजिए कि भाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है। डिस्कस कीजिए, मेरा पैसा का रिक्वायरमेंट ये है, मेरा खुद का पर्सनल रिक्वायरमेंट ये है, मेरा लोन का रिक्वायरमेंट ये है, मेरा घर का रिक्वायरमेंट ये है, और मेरा हालत आज का ये है। इसके साथ मैंने करना क्या है, क्योंकि आजकल जो फाइनेंशियल सिस्टम जो चल रहा है, राइट, वो हर रोज बदलता जाता है। बदलता है। और इंडिया जैसे बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स भी बदल रहे हैं। ठीक? और हमें फौज में ना इसके बारे में ज्यादा जानकार नहीं होता। एक हुँ, सर्टिफाइड हुँ। फाइनेंशियल प्लानर को पता होता है क्या नहीं करना है, और इनको एक एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि एक आदमी जो फौजी है वो एक अकेला आदमी है। राइट? हमारा और ये 2-4 दोस्त होंगे जिसके साथ वो बात कर सकता है, पर ये जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, वो बहुत लोगों का एक्सपीरियंस इनको पता है। इनको हुँ, हर टाइप का व्यक्ति के साथ इन्होंने डील किया होगा, तो इनको थोड़ा जानकारी ज्यादा होगा। सिर्फ ये एक ही मैं हुँ, बताना चाहता हूँ, जो भी सर्टिफाइड प्लानर आप चुनोगे, थोड़ा ध्यान से चुनना, एकदम। भरोसेमंद होना चाहिए। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जल्दबाजी में मत रहना, और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत रहना। ठीक है? हम जिंदगी भर, फौजी जो है ना, वो पैसा की अहमियत नहीं रखता। जैसे पैसा की अहमियत अपने सर पे आके खड़ा हो गया, तो जल्दी पैसा कमाने के
लालच में भी नहीं पड़ना चाहिए। और कुछ है तो बताइए, नहीं तो विल गेट टू द नेक्स्ट स्टेज। मेरे ख्याल से आपने कवर कर दिया। मैं सिर्फ पार्टिंग में बस समराइज एक चीज़ करना चाहूँगी कि जब हम लोग बात करते हैं कि फौजी बेचारे नहीं कर पाते इन्वेस्ट, एक्चुअली बिलीव मी, बाहर तो किसी को समझ नहीं आता है। आजकल लैंडस्केप जैसा आपने सही कहा, फाइनेंस का बहुत तेजी से बदल रहा है। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि इन्वेस्ट करना ईजी है, लेकिन वेल्थ क्रिएट करना सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे हम देखते हैं कई बार कि ये वाला बहुत अच्छा है, इधर कर दिया, और हमारे फौजी लोग जब उनको नहीं पता है तो वो भी कहा-सुनी में आकर कर सकते हैं और पैसा लूज़ हो जाता है, बनने की जगह और आप खो देते हैं। तो ये सब या कुछ बातों का ध्यान रखें। आपका इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये समझ में आएगा इससे कि उनको अवेयर होना है। अपने फाइनेंस के बारे में, अपने सारी चीज़ों के बारे में उनको खुद जब तक अवेयर नहीं होंगे, आगे स्टेप नहीं लेंगे विथ अवेयरनेस, तब तक अ मतलब फ़ायदा होना मुश्किल होता है। या एनीथिंग यू वांट एल्स यू वांट टू से अबाउट प्री रिटायरमेंट, खास करके जस्ट रिटायर होने से पहले आप कुछ बताना चाहते हो उसके बारे में? आई थिंक बट यही बात मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उसको अपने अपने अभी तक आपने फ़ौज को पूरा अपना ज़िंदगी दिया है। आपके पास टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है, और मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लूँ तो हमें पता नहीं था, हम सिर्फ़ डीएसओपी में थोड़ा बहुत डालते रहे और धीरे-धीरे वो भी खाली करना पड़ा क्योंकि घर खरीदना था। हमें किसी ने बताया नहीं। तो अगर आपको ऐसे ऐसे चांसेस मिलते हैं, तो आप पहले सोच समझ के ज़रूर अपने पैसे के ऊपर थोड़ा टाइम निकालें, ज़रूर बैठें। वो जो हमारे पास एक ब्रीफ़केस कोने में रखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, बॉन्ड को, इंश्योरेंस को भर के बैठे हैं। समय आ गया है प्री रिटायरमेंट में ही उसको देखें कि कहाँ पे क्या कमी-पेशी है। ये मैं सच में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो दिस इज़ वन एडवाइस व्हिच आई वुड लाइक टू गिव, एंड रिमेंबर योर बेस्ट टाइम इज़ स्टार्टिंग। रिटायरमेंट का मतलब आपका अंत नहीं है, ये एक बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। जनरल शंकर, यू विल एग्री विथ मी, ये एक ऐसा समय या है जब हम सब कुछ वो करने की तैयारी कर सकते हैं और सोच सकते हैं जो हम नहीं कर पाए। राइट। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू एंड विथ। या थैंक्स अ लॉट मैडम। आप आज ने प्री रिटायरमेंट ब्लूज, मैं बोलूंगा हुँ। प्री रिटायरमेंट ब्लूज के बारे में बताया है। राइट, दो स्टेज में तकरीबन हमने देखा है। एक स्टेज होता है 5 से 10 साल पहले, और एक स्टेज होता है जस्ट 1 ईयर 2 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट। ये अलग अलग नहीं है, ये इट इज अ कंटिन्यूअस थिंग। धीरे धीरे सोच जो है ना 5-10 साल पहले शुरू करना चाहिए, और 1-2 साल पहले उसको कॉन्क्रिटाइज करना चाहिए, आकार सही होना चाहिए, ताकि आप रिटायरमेंट तक आसानी से जा सकते हो। हमारा हाँ। अगला प्रोग्राम होगा, ये होगा ऑन रिटायरमेंट, क्या क्या हुँ, है हुँ, इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट, फौजी को फाइनेंशियली क्या डिसीजंस लेना पड़ता है, उसको हुँ, क्या मिलता है मोटा तौर पर, और हुँ, उसको क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में सिर्फ वो रिटायरमेंट के बारे में बताएंगे। क्योंकि सच बताइए, सच बताऊं मैं, तो ये मेरे को बड़ा प्रॉब्लम था। राइट। क्योंकि इसके लिए मैंने प्लान नहीं किया। सच बता रहा हूं मैं आपको, मैंने प्लान नहीं किया। और कुछ इनसे मैंने सलाह ली, मिसेस भार्गव से ही कुछ सलाह ली, और वो भी 2-3 महीने पहले। और कुछ मैंने डिसीशंस लिया, जो आज अगर मैं मुड़ के देखूं 7 साल पहले, कुछ अच्छा डिसीजन, और भी अच्छा डिसीजन ले सकता था। राइट। तो उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। हुँ। तब तक के लिए मैडम, थैंक्स अ लॉट, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आपका कुछ सवाल है, या कुछ सजेशंस हैं, या जो भी आप हमारे साथ जुड़ के इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हो, प्लीज आप कमेंट्स में कर सकते हो, या हमें ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।